हाय एवरीवन, आज हम कवर करने वाले हैं एमएससी फिज़िक्स का इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक नंबर 1 जो कि है एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड बेसिकली क्या होते हैं? जब हम किसी भी एटम को एनर्जी देते हैं तो उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, उसकी एनर्जी की स्प्लिटिंग हो जाती है और जो स्प्लिटिंग होती है उसे हम बोलते हैं एनर्जी बैंड्स। तो देखते हैं इस टॉपिक में हम एग्ज़ाम में क्या क्या लिख के आ सकते हैं। तो इन एन आइसोलेटेड एटम, एक आइसोलेटेड एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं एंड हैज़ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, और उन इलेक्ट्रॉन्स की अपनी अपनी अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। कंसिडर कर लिया ये कोई भी एटम था जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन था, तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई? E1 हो गई। दिस इलेक्ट्रॉन विल हैव एनर्जी लेवल E1 एसोसिएटेड विद इट। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल कितना हो गया? E1 हो गया। ठीक है। नाउ लेट अस कंसिडर वन मोर एटम, एक और एटम हमने कंसिडर कर लिया एंड वी हैव दीज टू एटम्स आर फार अपार्ट, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या थे? एक दूसरे से दूर दूर थे। अदर दे कैन हैव आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिकल स्ट्रक्चर्स। जब ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर थे, दो इलेक्ट्रॉन हमने लिए, एक कंसिडर कर लिया यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। ठीक है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे दो एटम्स के अंदर, जब हमने दो एटम अलग अलग लिए तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल जो है वो हो सकता है सेम हो, इनका स्ट्रक्चर जो होगा वो सिमिलर हो सकता है, आइडेंटिकल हो सकता है। ठीक है। बट जब हम इन दो इलेक्ट्रॉन्स को पास लेके आते हैं, व्हेन दीज टू एटम्स आर ब्रोट टुगेदर, इन एटम्स को हम पास लेके आते हैं, इनके बीच का जो स्पेस है वो कम करते हैं। ठीक है। हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स वेव फंक्शन बिगिन टू ओवरलैप, जो इनका वेव फंक्शन है वो ओवरलैप होना स्टार्ट हो जाएगा। और पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन इंटरेक्टिंग सिस्टम वी हैव द सेम क्वांटम स्टेट। मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन हम एटम हम पास लेके आ रहे हैं, ठीक है, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब हम दो इंटरेक्टिंग सिस्टम के बारे में जब हम बात करते हैं, मतलब दो एटम जब इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनके अंदर सेम क्वांटम स्टेट नहीं हो सकती। तो दस देयर मस्ट बी एट मोस्ट वन इलेक्ट्रॉन पर लेवल। तो हर एक लेवल के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन होगा। आफ्टर देयर इज ए स्प्लिटिंग ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, और एनर्जी अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका क्वांटम स्टेट अलग अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उनका एनर्जी लेवल जो था वो भी अलग अलग हो जाएगा। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बन जाएंगे आइसोलेटेड एटम्स के लिए इनटू न्यू लेवल्स, और वो नए लेवल की फॉर्मेशन हो जाएगी वहाँ पे। जैसे ये दो एटम हम लेके चले थे, इनको हम पास लेके आए, तो इसमें दो एनर्जी लेवल्स की फॉर्मेशन हो गई। मतलब कहना क्या चाहता है ये कह रहा है कि जब दो इलेक्ट्रॉन दो एटम अलग अलग थे, दूर दूर थे, तो उनके बीच में कोई भी बॉन्डिंग नहीं थी। ठीक है। कोई भी उनके बीच में फोर्स नहीं लग रही थी, तो उनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो सकता है, आइडेंटिकल हो सकता है, उनकी एनर्जी लेवल अलग अलग होंगे, हो सकता है सिमिलर हो एनर्जी लेवल भी उनके। बट जब हम उनको पास लेके आए तो क्या हो गया? हम धीरे धीरे उनको पास लेके आ रहे हैं, पास लेके आ रहे हैं। तो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है? जब भी हम किसी इंटरेक्टिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो उनका एनर्जी लेवल जो है वो सेम नहीं हो सकता। दो एटम्स का एनर्जी लेवल इंटरेक्टिंग सिस्टम में सेम नहीं हो सकता, तो उसको स्प्लिट होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस there are two energy levels E1 and E2 for these two atoms. Similarly, if we consider case of three atoms, then we will get three electronic levels, three energy levels for different electrons. Similarly, जब सॉलिड कैसे बनता है? सॉलिड बनता है जब हम किसी n नंबर ऑफ एटम्स को एक दूसरे के पास लेके आते हैं। जब n एटम्स को एक दूसरे के पास लेके आया गया किसी भी इंटरेक्टिंग सिस्टम में, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे, n एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे ना। जो n एनर्जी लेवल्स बनेंगे ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से कंसिडर कर लिया, और ये हमारे n एनर्जी लेवल्स बन गए। तो यहाँ से हमारे पास जो एनर्जी बैंड है उसकी डेफिनेशन निकल के आई। क्या निकल के आई? द स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल एनर्जी लेवल
इंटू एन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। जो सिंगल एनर्जी लेवल था एक एटम के लिए, जब हम एन एटम्स को पास लेके आए तो वो स्प्लिट हो गया एन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स में। एनर्जी लेवल्स लाइज वेरी क्लोज टू ईच अदर, और जो एनर्जी लेवल्स में वो ब्रेक हुआ है, स्प्लिट हुआ है, वो बहुत एक दूसरे के बहुत पास है। ठीक है। रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स। उससे क्या, किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है? एनर्जी बैंड्स की। आगे नोट लिख रखा है, क्या नोट है? सो टू फॉर्म ए सॉलिड, एक सॉलिड को फॉर्म करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर ब्रोट टुगेदर, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स को हमें पास लेके आना पड़ता है। जैसे ही हम उनको पास लेके आते हैं, ठीक है, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल जो उसका था वो स्प्लिट हो गया, बैंड की फॉर्म कर दी और उसने डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स की। मतलब जो एनर्जी बैंड था वो स्प्लिट हो गया लाइक दिस। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ पे एनर्जी है। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एक पॉइंट पे आके, यहाँ पे आके वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यहाँ पे आके इस पॉइंट पे पहुँच गया कि जो एनर्जी बैंड था, वो एनर्जी बैंड था वो स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया। और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिसके बाद वो स्प्लिट नहीं होगा और ज़्यादा। उस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है। अब इस एनर्जी बैंड है जो, इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? तो इसके लिए हम कंसिडर करके चलेंगे कार्बन एटम। इन दिस लेट्स टेक इंडिविजुअल कार्बन एटम। हम कार्बन एटम ले लिया एक, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है 1s2 2s2 2p2 ये होती है। ठीक है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का 1s स्टेट होगी, 2s स्टेट होगी और 2p स्टेट भी होगी। ठीक है। 1s स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में कितने जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। और p में कितने जा सकते हैं? 6 जा सकते हैं। ठीक है। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एटम्स बेसिकली होंगे, तो उसमें उसके लिए क्या होगा? 2n स्टेट होंगी। हर एक 1s 2s और 2p के लिए 2n नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास होंगी। ठीक है। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारी एनर्जी थी इस साइड था हमारा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। फॉर 1s स्टेट, 1s स्टेट हम जब लेके चल रहे हैं तो ये स्प्लिट हो जा रही है किसमें? 2n स्टेट्स में। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने होंगे? 2n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। मतलब ये कम्प्लीटली फिल्ड है। यहाँ पे जाके स्प्लिट हो रही है ना। सिमिलरली जब हम 2s और 2p लेके चले, 2s भी स्प्लिट हो गई और 2p भी स्प्लिट हो गई। 2s किस में स्प्लिट हुई? 2n स्टेट में। और कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास? 2n इलेक्ट्रॉन थे। 2p किस में स्प्लिट हुई? 6n स्टेट होंगी इसके अंदर और 2n जो है वो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। अब क्या होगा जब हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और ज़्यादा डिक्रीज़ करते जाएंगे तो एक इक्विलिब्रियम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस वाली स्टेज आ जाएगी 1s के लिए। बट इन दिस केस 2s और 2p के केस में ये जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस था ये डिक्रीज़ होने की वजह से ये जो 2 बैंड अलग अलग फॉर्म हो रहे थे, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, ये एक सिंगल बैंड की फॉर्मेशन कर देंगे। सिंगल बैंड की फॉर्मेशन से क्या होगा? इसके अंदर क्या हो जाएगा? 8n तो स्टेट्स हो जाएंगी और इलेक्ट्रॉन्स कितने थे इसमें? 2 इसमें 2 इसमें, तो 4n इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है। बट और भी ज़्यादा जब हम इसको डिक्रीज़ करते जाएंगे तो 2 अलग अलग बैंड बन जाएंगे। एक होगा फिल्ड कम्प्लीटली और एक होगा कम्प्लीटली एम्प्टी। तो वो 2 बैंड जो है वो क्या होंगे? जो फिल्ड होगा वैलेंस बैंड, और जो कम्प्लीटली एम्प्टी होगा वो होगा कंडक्शन बैंड। फील्ड में क्या होगा? 4n स्टेट 4 इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड में भी क्या होगा? 4n स्टेट बट 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। इनके बीच का डिस्टेंस जो है इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? Eg से डिनोट करते हैं। अब इसी के बारे में जो मैंने अभी समझाया है इसकी थ्योरी लिख रखी है आगे, क्योंकि क्या है
एज वी ब्रिंग कार्बन एटम्स टुगेदर, एक दूसरे के पास जब हम लेके आए तो क्या हुआ, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हम कम करते जा रहे हैं। तो कार्बन एटम जो होगा वो 1s एनर्जी लेवल के लिए स्प्लिट हो जाएगा, किसमें, 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2n तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 2n ही उसके अंदर क्या हो जाएंगी, स्टेट। जो फर्स्ट एनर्जी लेवल था 1s वो किस में स्प्लिट हुआ, 2n इलेक्ट्रॉन्स में और 2n स्टेट्स में। फिर इसके बाद 2s एनर्जी लेवल जो था वो स्प्लिट हो जाएगा 2n इलेक्ट्रॉन्स में और 2n इलेक्ट्रॉन्स में और जो 2n स्टेट्स में, 2n एट नंबर ऑफ स्टेट्स एंड 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लिखना रह गया था इसमें। जो 2p स्टेट थी वो भी स्प्लिट हो जाएगी 6n स्टेट्स में एंड 2n इलेक्ट्रॉन्स में। फॉर 2s वी हैव 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 नंबर ऑफ स्टेट्स, 2n नंबर ऑफ स्टेट्स, 2n नंबर ऑफ स्टेट्स है और 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली 2p के लिए 6n नंबर ऑफ स्टेट्स है, इसके लिए 2n थी, इसके लिए 6n होती है एंड 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, 4n नंबर ऑफ स्टेट होगी जो एम्प्टी रह गई। 6 और 2 को जब मैंने ऐड किया, 2 और 6 को 8 हो गया और 4 कम्प्लीटली फिल्ड है, तो एम्प्टी कितनी रह गई, 4 रह गई। ठीक है, हम और ज़्यादा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को रिड्यूस करते गए, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ज़्यादा पास आते गए, तो स्प्लिटिंग थी जो बैंड्स की वो एक ऐसे साइज में ग्रो हो जाएगी कि वो मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ और एक सिंगल बैंड की फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, 2 बैंड जो मर्ज हुए थे उससे एक सिंगल बैंड की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसके अंदर क्या होगा, 8n नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे और 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, वो मैंने पीछे बताया था डायग्राम में। सिमिलरली जब हम और ज़्यादा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को कम करते गए तो वो उसकी वजह से क्या हुआ, वो सेपरेट हो गया, एक तो कम्प्लीटली फिल्ड में और एक कम्प्लीटली एम्प्टी में। ठीक है, जो ये एम्प्टी बैंड है इसमें क्या होगा, 4n तो स्टेट होंगी, एम्प्टी है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जो फिल्ड बैंड था वो भी 4n स्टेट्स फॉर्म करेगा, बट इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने चले जाएंगे, 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। और हम और ज़्यादा रिड्यूस करेंगे तो हमें पता है कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे हम पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो एनर्जी बैंड और ज़्यादा स्प्लिट होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो हम ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है इस साइड, वो कम होता जा रहा है। तो जो 1s था वो किस में स्प्लिट हो गया, 2n स्टेट और 2n इलेक्ट्रॉन्स में। 2s स्प्लिट हुआ था और 2p स्प्लिट हुआ था, बट लास्ट में जाके क्या हो गया था, 4n स्टेट और 0 इलेक्ट्रॉन रह गए थे ऊपर और यहाँ पे एक बैंड बन गया था 4n स्टेट और 4n इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड, अपर या फिर अपर मोस्ट फील्ड बैंड, मतलब इसके सबसे ऊपर वाला फील्ड बैंड, मतलब इससे नीचे जितने भी है ना वो सारे कम्प्लीटली फील्ड है। और ये वाला क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड इसको बोलेंगे, एम्प्टी होगा ये कम्प्लीटली, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, लोएस्ट एम्प्टी बैंड, सबसे नीचे वाला एम्प्टी बैंड, मतलब इसके ऊपर जितने भी बैंड होंगे वो सारे क्या होंगे, कम्प्लीटली एम्प्टी होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कराना है कंडक्शन। अब कंडक्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, अब इतनी नीचे से तो ऊपर जाएंगे नहीं, तो इस वाले बैंड से, मतलब वैलेंस बैंड से किस बैंड में जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो कंडक्शन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन एम्प्टी स्टेट में हो, एम्प्टी स्टेट भी प्रेजेंट हो बैंड में और इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हो उसी बैंड के अंदर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन्स का कहाँ से कहाँ तक, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक। जब इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, वहाँ पे जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएंगे, होल्स जनरेट हो जाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं एम्प्टी स्टेट जनरेट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्रीली मूव कर सकेगा उसके अंदर, और इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है तो वहाँ पे किस चीज़ की स्टार्टिंग हो जाएगी, कंडक्शन की स्टार्टिंग हो जाएगी।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आपको सेम अलग अलग टॉपिक्स की वीडियोस चाहिए तो डू लाइक सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। बस दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।